नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का परीक्षा टॉक्स में। बात करने वाले हैं हम आदिकाल के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर। पिछले भाग में हमने भाग 1 में हमने आदिकाल के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर बात की थी, प्रश्न नंबर 51 तक। तो आज हम उसी के आगे की प्रश्नों पर बात करेंगे, ठीक है। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है वो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके बाद आज हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 52 पर, ठीक है। प्रश्न नंबर 52 हमारा कहता है, पृथ्वीराज रासो के नागरी प्रचारणी सभा काशी संस्करण, पृथ्वीराज रासो के नागरी प्रचारणी सभा काशी संस्करण, जो कि 4 संस्करणों में सबसे बड़ा है, ठीक है, के अनुसार कितने समय या कितने खंड माने गए हैं। इसमें ये बताना है हमें कि जो नागरी प्रचारणी सभा है काशी संस्करण, इसके द्वारा जो पृथ्वीराज रासो में कितने खंड बताए गए हैं, ठीक है, ये हमें बताना है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर का 52 का आंसर होगा 69, मतलब कि ऑप्शन नंबर 2 69 मतलब कि 69 समय, खंड या सर्ग या अध्याय इसको कह सकते हैं, माने गए हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 53 पर बात करें, पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानने वाले विद्वान में से कौन से हैं। ये प्रश्न भी पेपर में आते ही आते हैं इस तरीके से जुड़े कि पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानने वाले विद्वान कौन से हैं। इसने क्या है, पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक माना है। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करते हैं तो इसका उत्तर होगा डॉक्टर श्याम सुंदर दास। इन ऑप्शन में सही है जिन्होंने क्या है पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक माना है, और इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं जिन्होंने पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक माना है, ठीक है। प्रश्न नंबर 54 पर बात करें, पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान, अप्रामाणिक किसने माना है, पृथ्वीराज रासो को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54, तो यही हमने ऊपर के क्वेश्चन में बात की थी कि रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक माना है। बात करें क्वेश्चन नंबर 55 की, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी के प्रथम महाकवि कौन से हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकवि किसे कहा है, ठीक है, तो वो चंद्रबरदाई को क्या कहा है, हिंदी का प्रथम महाकवि कहा है। चंद्रबरदाई किसके लेखक हैं, चंद्रबरदाई लेखक हैं पृथ्वीराज रासो के, ठीक है। अगले प्रश्न में बात करें तो प्रश्न नंबर 56, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। तो जो महाकवि हैं चंद्रबरदाई, तो महाकाव्य होगा पृथ्वीराज रासो, यही होना चाहिए, ठीक है। प्रश्न नंबर 57 पर बात करें, रणमल छंद काव्य के रचयिता, रणमल छंद, प्रश्न नंबर 57, रणमल छंद काव्य के जो रचयिता हैं वो कौन है, श्रीधर हैं रणमल छंद के रचयिता। एक है श्रीधर और एक है श्रीधर पाठक। जो श्रीधर पाठक है वो है आधुनिक काल में और जो श्रीधर है वो है आदिकाल में, ठीक है। प्रश्न नंबर 58 पर बात करें, जयचंद्र प्रकाश की रचना निम्नलिखित में से किस कवि ने की है, जयचंद्र प्रकाश की रचना। प्रश्न नंबर 58, जयचंद्र प्रकाश के रचयिता कौन है, तो वो हैं भट्ट केदार। कौन है, भट्ट केदार ने जयचंद्र प्रकाश की रचना की है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 59 मतलब कि 59, पुरुष कहाड़ी हो कहो जसु पत्थावे पुन्नु, यह पंक्ति किसकी है। अब हमें क्या बताना है, पंक्तियों के रचनाकारों के बारे में बताना है कि कौन सी पंक्ति किस रचनाकार ने लिखी है। तो पुरुष कहाड़ी हो कहो जसु पत्थावे पुन्नु, क्वेश्चन नंबर 59 की बात करें तो यह लिखने वाले जो कवि हैं, यह इसके रचयिता हैं वो हैं विद्यापति। कौन है, विद्यापति। प्रश्न नंबर 60 की बात करें, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल जो बहुत सस्ते हो गए हैं उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। ये कहने वाले कौन है, विद्यापति के विषय में ये बात कही गई है और ये जो है पंक्ति कही है, यह इसके लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल, जिन्होंने विद्यापति के बारे में कहा था कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए, उन्हें चाहकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी, मतलब कि हर कोई जो है भक्ति काल में शामिल नहीं हो सकता, ठीक है। ये इस तर्क में इन्होंने बात की थी रामचंद्र शुक्ल ने। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 61, 12 बरस लो कुकर जीवे अरु 13 लो जिए सियार, बरस 18 छत्री जीवे आगे जीवन को धिक्कार, ये पंक्ति लिखने वाले लेखक कौन है। प्रश्न नंबर 61, ये पंक्ति किसने कहा था कि 12 बरस लो कुकर जीवे, तो जो कुत्ता है वो केवल 12 बरस जीता है, अरु 13 लो जिए सियार, 13 साल कौन जीता है, सियार जीता है। बरस 18 क्षत्रिय जीवे, 18 साल तक क्षत्रिय का जीवन कितना होता है, क्षत्रिय जो होता है 18 साल तक होता है, और उसके आगे जो है जीने का क्या है, धिक्कार है,
जीना व्यर्थ है। ठीक है, ये कहा है किसने? जगनीक ने कहा है ये पंक्ति। प्रश्न नंबर 62, साहित्य प्रत्येक देश की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। साहित्य जो है प्रत्येक देश की जनता की चित्तवृत्ति का प्रतिबिंब है, संचित प्रतिबिंब है। ये पंक्ति लिखने वाले आलोचक है। यह पंक्ति किस आलोचक ने लिखी है? प्रश्न नंबर 62 का उत्तर होगा रामचंद्र शुक्ल। क्या है? रामचंद्र शुक्ल ने यह पंक्ति कही है। आगे बात करें प्रश्न नंबर 63 की। पंक्ति की प्राकृत की अंतिम अभ्रंश अवस्था से हिंदी साहित्य का आविर्भाव किसने मनाया? प्राकृत की अंतिम अभ्रंश अवस्था से हिंदी साहित्य का आविर्भाव मतलब शुरुआत किसने माना है? कौन से कवि ने माना है? प्रश्न नंबर 63 का आंसर होगा, उत्तर होगा रामचंद्र शुक्ल ने, जिन्होंने प्राकृत की अंतिम अभ्रंश अवस्था जो थी उससे हिंदी साहित्य की शुरुआत मानी है। ठीक है, प्रश्न नंबर 64, एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया, इसके रचयिता कौन है? एक नार ने क्या है? अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो वो हैं अमीर खुसरो। ठीक है, इस तरीके की पहेलियाँ और मुकरियाँ जो हैं अमीर खुसरो लिखा कर दिए थे, ये अमीर खुसरो की पहेली है। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 65, देसिल बैना सब जन मिठा, तय तैसन जपहूँ अवट्टा। यह कहने वाले कवि कौन है? देसिल बैना सब जन मिठा, तय तैसन जपो अवहट्टा। प्रश्न नंबर 65 का उत्तर होगा विद्यापति। ठीक है, विद्यापति जिन्होंने यह पंक्ति कही है। प्रश्न नंबर 66, अबधू रैया हाटे बाटे, रूप बिरज की छाया, तजिबा काम क्रोध लोह मोह, संसार की माया। ये पंक्ति किसने कही है? प्रश्न नंबर 66 यानी 66। ये पंक्ति कहने वाले हैं गोरखनाथ। हमें पंक्तियाँ याद होनी चाहिए, बिल्कुल याद ही होनी चाहिए। अबधू रैया हाटे बाटे, रूप बिरज की छाया, तजिबा काम क्रोध लोभ मोह, संसार की माया। ये पंक्ति कही है गोरखनाथ ने। ठीक है, प्रश्न नंबर 67 पे बात करें। प्रश्न नंबर 67, भला हुआ जो मारिया बहड़ी मारा कंतु, लज्जे जम तुम वयम सियो, जय भग्गा घरुअंतु। ये पंक्ति कहने वाले कवि कौन है? प्रश्न नंबर 67 की बात करें तो इस पंक्ति के रचनाकार हैं हेमचंद्र। किसने कहा है? हेमचंद्र ने। प्रश्न नंबर 68, पुस्तक जल्लड़ हथ दय चली गज्जन नृपकाज। ये बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, ये पेपर में आती है। पुस्तक जल्लड़ हथ दय चली गज्जन नृपकाज। ये पंक्ति कही है किसने? चंद्र बरदाई ने। पृथ्वीराज रासो से जुड़ी है ये पंक्ति। ठीक है, जो जल्लड़ थे वो थे चंद्रबरदाई के पुत्र थे। इन्होंने क्या है? पृथ्वीराज रासो जब अंत में उनको पृथ्वीराज के साथ जाना पड़ा चंद्रबरदाई को, तो उन्होंने पुस्तक जो है अपने पुत्र के हाथ में दी और उनके पुत्र ने इसका लेखन कार्य पूरा किया। ठीक है, प्रश्न नंबर 69 की बात करें। 69, गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या था? गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या था? प्रश्न नंबर 69, तो वो थे मत्स्येंद्रनाथ। कौन थे? मत्स्येंद्रनाथ। प्रश्न नंबर 70, 84 सिद्धों में बहुत से कछुए, चमार, धोबी, डोम, कहार, लकड़हारे, दर्जी तथा बहुत से शूद्र कहे जाने वाले लोग थे। ठीक है, अतः जाति पाति के खंडन तो वे आप ही थे। ये पंक्ति किसने कही है? प्रश्न नंबर 70 की बात करें तो ये पंक्ति कहने वाले हैं रामचंद्र शुक्ल। 84 सिद्ध, यहाँ पर हम बात करें 84 सिद्ध। ठीक है, जो सिद्धों की कुल संख्या मानी जाती है कितनी? 84। ये हमें पता होना चाहिए। कुल सिद्धों की संख्या 84 मानी जाती है, जिसमें हर जाति हर वर्ग के लोग थे, गरीब अमीर ऊंच नीच सारी जातियों के थे, तो वहाँ पे जाति पाति का भेदभाव तो था ही नहीं। ठीक है, यह जो है पंक्ति जो कहने वाले हैं इसके लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न नंबर 71 की बात करें। जही मन पवन न संचरई, रवि शशि नाही पवेश, तही बट चित्त विसाम करो, सरहे कहिए उवेश। यह पंक्ति किसने कही है? प्रश्न नंबर 71 की बात करें तो ये पंक्ति कही है सरापा ने। जही मन पवन न संचरई, रवि शशि नाही पवेश। आगे की बात करें। प्रश्न नंबर 72, पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से, पहले क्या है? गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता है, वैसे ही पीछे दोहा या दोहा कहने से अभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। यह पंक्ति किसने कही है? पहले क्या है? गाथा या गाहा कहने से ही पता चल जाता था कि ये जो काव्य है ये क्या है? प्राकृत का है।
ठीक है, प्राकृत में ये शब्द प्रचलित थे। वैसे ही बाद में दोहा या दोहा कहने से अपभ्रंश का पता चलने लगा। ठीक है, तो ये पंक्ति कहने वाले कवि हैं प्रश्न नंबर 72। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने ये पंक्तियाँ लिखी हैं। प्रश्न नंबर 73 चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? चंद्रबरदाई जब उन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखी थी तो वो किसके दरबारी कवि होंगे? पृथ्वीराज। ठीक है, उन्होंने पृथ्वीराज के ऊपर ही पृथ्वीराज रासो लिखी थी और वो उनके दरबारी कवि थे और साथ में क्या है, मित्र भी थे। प्रश्न नंबर 74 की बात करें तो सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है? अभी हमने बात की थी कि सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है? 84। ठीक है, सिद्धों की कुल संख्या कितनी है? 84। बात करें नाथों की संख्या की, कुल नाथों की संख्या कितनी है? प्रश्न नंबर 75 नाथों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो वो है 9। नाथों की संख्या कितनी मानी जाती है? 9 नाथ 84 सिद्ध। 9 नाथ और कितने? 84 सिद्ध। 9 नाथ 84 सिद्ध। प्रश्न नंबर 76 चर्यापद के रचयिता माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 76 चर्यापद के रचयिता कौन हैं? तो वो हैं शबरपा हैं चर्यापद के रचयिता। कौन है? शबरपा। प्रश्न नंबर 77 की बात करें। प्रश्न नंबर 77 जिस समय मुसलमान भारत में आए थे उस समय सच्चे धर्म भाव का बहुत कुछ क्या ह्रास हो चुका था। परिवर्तन के लिए बहुत बड़े धक्कों की आवश्यकता थी। ये पंक्तियाँ किस आलोचक ने लिखी हैं? यह पंक्तियाँ लिखने वाले आलोचक हैं प्रश्न नंबर 77 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, उन्होंने कहा है कि जिस समय मुसलमान भारत में आए थे उस समय क्या है, सच्चे धर्म भाव मतलब कि धर्म का क्या है, ह्रास हो चुका था। ठीक है, परिवर्तन के लिए, बदलाव के लिए क्या है, बहुत एक तरीके से मनोबल की आवश्यकता थी, इसलिए क्या है, भक्ति काल का आरंभ हुआ। ठीक है, प्रश्न नंबर 78 की बात करें। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास प्रथमतः हिंदी शब्द सागर, किसमें? हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था? यहाँ पे हमें ये बताना है। ठीक है, प्रश्न नंबर 78 की बात करें तो जो हिंदी साहित्य का इतिहास है ये सबसे पहले जो है हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ था और उसका नाम था हिंदी साहित्य का विकास के नाम से। किसके नाम से? हिंदी साहित्य के विकास के नाम से। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 79 पर बात करें। हिंदू समाज में नीची से नीची समझने वाली जाति भी क्या है? हिंदू समाज में नीची से नीची समझी जाने वाली जाति भी अपने से नीची एक और जाति ढूंढ लेती है। यह पंक्ति किसने लिखी है? इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो ये पंक्ति लिखने वाले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या कहा है इन्होंने कि जो हिंदू समाज है उसमें सबसे नीची जो जाति होगी वो भी अपने से नीची जाति कोई ना कोई ढूंढ ही लेती है। ठीक है, प्रश्न नंबर 80 हिंदी काव्यधारा काव्य के रचयिता निम्न में से कौन है? हिंदी काव्यधारा काव्य के रचयिता कौन है? प्रश्न नंबर 80 का उत्तर होगा राहुल साकृत्यायन, जिन्होंने हिंदी काव्यधारा नामक काव्य की रचना की है। प्रश्न नंबर 81 पर बात करें। प्रश्न नंबर 81 कैमासवध प्रसंग किस रचना के अंतर्गत आता है? कैमासवध प्रसंग किस रचना के अंतर्गत आता है? ठीक है, किस रचना में कैमासवध नामक प्रसंग दिया गया है? तो है पृथ्वीराज रासो में कैमासवध का प्रसंग है। ठीक है, प्रश्न नंबर 82 की बात करें। मनहु कला ससभान कला 1692 किस रासो ग्रंथ की रचना की पंक्ति है? ये बताना है हमें किस रासो ग्रंथ की पंक्ति है। मनहु कला ससभान कला 1692। प्रश्न नंबर 82 का उत्तर होगा पृथ्वीराज रासो। ठीक है, प्रश्न नंबर 83 पद्मावती समय किस ग्रंथ का एक भाग है? पद्मावती समय। प्रश्न नंबर 83 पद्मावती समय किस क्या है ग्रंथ का एक भाग है? तो वो है पृथ्वीराज रासो में पद्मावती समय में एक भाग दिया गया है। प्रश्न नंबर 84 की बात करें। अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए प्रसिद्ध कवि कौन है? तो ये हमने अभी ऊपर बात की थी। तो पहेलियों और मुकरियों के लिए प्रसिद्ध हैं अमीर खुसरो। कौन है? अमीर खुसरो जो है केवल एकमात्र ऐसे कवि हैं जिन्होंने पहेलियों और मुकरियों की रचना की है, लेखन कार्य किया है। प्रश्न नंबर 85 मैथिल कोकिल के नाम से प्रसिद्ध कवि हैं।
मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो ये हमें पता ही होना चाहिए कि विद्यापति जो है मैथिल कोकिल के नाम से प्रसिद्ध हैं, और ये प्रश्न जो है पेपर में पूछा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। प्रश्न नंबर 86, आदिकाल में खड़ी बोली को काल की भाषा बनाने वाले प्रथम कवि थे। आदिकाल में खड़ी बोली को काल की भाषा बनाने वाले कवि कौन थे? तो वो एकमात्र कवि हैं अमीर खुसरो। कौन है? अमीर खुसरो एकमात्र कवि हैं जिन्होंने खड़ी बोली को अपनी काव्य की भाषा बनाया। प्रश्न नंबर 87 की बात करें, ढोला मारूरा दूहा की नायिका का नाम क्या है? ढोला मारूरा दूहा। प्रश्न नंबर 87 की जो है नायिका वो है मारवाड़ी। कौन है? मारवाड़ी। प्रश्न नंबर 88 की बात करें तो बीसल देव रासो की नायिका का क्या नाम है? अब हमें बताना है कि बीसल देव रासो की नायिका क्या नाम है? राजमती। ठीक है, राजमती बीसल देव रासो की नायिका है। प्रश्न नंबर 89 पर बात करें, रेवंत गिरिराज ग्रंथ के रचयिता का क्या नाम है? रेवंत गिरिराज ग्रंथ की रचना किसने की है? तो है विजय सेन सूरी। कौन है? विजय सेन सूरी। प्रश्न नंबर 90, गोरखबानी किस आलोचक का संपादित ग्रंथ है? गोरखबानी किस आलोचक का जो है संपादित ग्रंथ है, यानी गोरखबानी का संपादन किसने किया है? ठीक है। प्रश्न नंबर 90 की बात करें तो इसका आंसर होगा डॉक्टर बर्थवाल, जिन्होंने गोरखबानी का संपादन किया है। प्रश्न नंबर 91, अभियंतर की त्यागे माया दुबध्या मेट सहज में रहें पंक्ति की रचना किसने की है? प्रश्न नंबर 91 की बात करें तो इसके रचनाकार हैं गोरखनाथ। प्रश्न नंबर 92, अभ्रंश को प्राकृताभास किसने कहा है? अभ्रंश को प्राकृताभास कहने वाले कवि कौन है? प्रश्न नंबर 92, तो ये कहने वाले कवि हैं रामचंद्र शुक्ल, जिन्होंने अभ्रंश को प्राकृताभास कहा है। ठीक है। प्रश्न नंबर 93, दोहा या दोहा जिस प्रकार अभ्रंश भाषा से संबंधित है उसी प्रकार गाहा या गाथा किस भाषा से संबंधित है? तो ऐसा प्रश्न हम अभी पहले कर चुके ना कि दोहा या दोहा कहने से अभ्रंश का बोध होता है, तो गाहा या गाथा कहने से किसका बोध होता है? प्राकृत का बोध होता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 94, गाथा सप्तशती की रचना किस भाषा में हुई है? गाथा सप्तशती। प्रश्न नंबर 94, इसका उत्तर होगा संस्कृत। गाथा जो सप्तशती है इसकी रचना संस्कृत में हुई है। क्वेश्चन नंबर 95, किस विदेशी विद्वान ने हिंदी व्याकरण सबसे पहले लिखा? किस विदेशी विद्वान ने हिंदी व्याकरण, तो ये इसकी रचना करने वाले हैं जोशुआ केटलर। जोशुआ केटलर ने हिंदी व्याकरण सबसे पहले लिखा है। ठीक है। प्रश्न नंबर 96, विजयपाल रासो के रचयिता कौन है? प्रश्न नंबर 96, विजयपाल रासो, तो इसके रचयिता हैं नल सिंह। कौन है? नल सिंह। प्रश्न नंबर 97 की बात करें, सहज ज्ञान के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? सहज ज्ञान के प्रवर्तक, प्रश्न नंबर 97, सहज ज्ञान के प्रवर्तक हैं सरहप्पा। सरहप्पा ने सहज ज्ञान की शुरुआत की। प्रश्न नंबर 98, 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध कौन थे? प्रथम सिद्ध की बात करने हमें इसमें बताना है। प्रश्न नंबर 98 में 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध कौन थे? ये थे सरहप्पा। कौन थे? सरहप्पा। प्रश्न नंबर 98, सर्वाधिक चरित काव्य किस साहित्य के अंतर्गत रचे गए हैं? सर्वाधिक चरित काव्य की बात करें, प्रश्न नंबर 99, तो वो है जैन साहित्य में सबसे ज़्यादा चरित साहित्य की रचना की गई है। प्रश्न नंबर 100, पूरे 111 जो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं हम उन्हीं पर बात कर रहे हैं, जिसमें से हम कर रहे हैं प्रश्न नंबर 100, करकंड चरित के रचनाकार, करकंड चरित के रचनाकार कौन है? प्रश्न नंबर 100, तो वो हैं कनकाम्बर मुनि। कनकाम्बर मुनि ने करकंड की रचना की है। 101, भारतीय भाषा में रचने वाले प्रथम इस्लाम धर्मावलंबी कवि। भारतीय भाषा में रचने वाले जो हैं प्रथम इस्लाम धर्मावलंबी कवि कौन है जिन्होंने भारतीय भाषा में रचना की है? वो हैं अब्दुल रहमान। कौन है? अब्दुल रहमान। प्रश्न नंबर 102, पृथ्वीराज रासो को शुक-शुकी संवाद के रूप में रचित मानने वाले आलोचक हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पेपर में आ चुका है। ये हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो को शुक-शुकी संवाद में रचित माना है। प्रश्न नंबर 103, किस हिंदी काव्य में सर्वप्रथम बारहमासा वर्णन का प्रयोग किया गया है? सबसे पहले बारहमासा का वर्णन किस काव्य में किया गया है? प्रश्न नंबर 103, तो वो बात करते हैं बीसल देव रासो की। ऑप्शन नंबर 4 से ही होगा। 104, कीर्ति लता व कीर्ति पताका के रचनाकार कौन है? कीर्ति लता व कीर्ति पताका की रचना किसने की है? तो वो हैं विद्या कोकिल विद्यापति, जिनको क्या कहा जाता है?
जिन्होंने कीर्ति लता और कीर्ति पताका की जो है रचना की है, और इनको कहा जाता है मैथिल कोकिल। ठीक है, मैथिल कोकिल इनका एक और उपनाम है। प्रश्न नंबर 105 की बात करें, अपनी किस रचना को विद्यापति ने कहानी कहा है? किस रचना को क्या है विद्यापति ने कहानी कहा है? प्रश्न नंबर 105, तो है कीर्ति लता को इन्होंने क्या है कहानी कहा है। प्रश्न नंबर 106, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ। अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी पूछो या हिंदवी में बात करो। इसके रचनाकार कौन है? प्रश्न नंबर 106, तो ये कहने वाले हैं अमीर खुसरो, जिन्होंने सबसे पहले जो है खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया हिंदी साहित्य में। मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदी में पूछो। प्रश्न नंबर 107, रामचंद्र शुक्ल विरचित हिंदी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशित हुआ? हिंदी साहित्य का इतिहास प्रकाशित कब हुआ? प्रश्न नंबर 107, तो हुआ है सन 1929 ईस्वी में, सन 1929 ईस्वी में। ठीक है। प्रश्न नंबर 108, यह सिर नवे न राम को नाहे गिरियो टूट, आन देव नहीं परसिए यह तन जाइयो छूट। यह पंक्ति किसने कही है? यह सिर नवे न राम को नाहे गिरियो टूट। प्रश्न नंबर 108 की बात करें तो ये पंक्ति लिखने वाले हैं चरणदास। प्रश्न नंबर 108 के जो उत्तर होगा वो है चरणदास। प्रश्न नंबर 9 की बात करें 109, कुटिल केस सुदेश पोह परिचियत पिक सद, कमल गंध बयसंध हंस गति चलत मंद मद। यह जो है इसकी रचना किसने की है? प्रश्न नंबर 109, इन पंक्तियों की रचना करने वाले हैं चंद बरदाई। किसने की है? चंद बरदाई। प्रश्न नंबर 110, आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग कहा है। अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का काल किसने कहा है? आदिकाल को। प्रश्न नंबर 110 की बात करें तो इसका उत्तर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। प्रश्न नंबर 111, आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा है? आदिकाल को अपभ्रंश काल कहने वाले जो कवि हैं वो कौन है? प्रश्न नंबर 111, ये है धीरेन्द्र वर्मा। धीरेन्द्र वर्मा ने क्या कहा है? आदिकाल को अपभ्रंश काल कहा है। ठीक है। इसी के साथ जो हमारा आदिकाल है उसकी सीरीज़ पूरी हो जाती है। इससे जुड़े और भी मुझे अगर इम्पॉर्टेंट प्रश्न मिलते हैं तो मैं आपको ज़रूर डिस्कस करूँगी आपसे, लेकिन अभी फ़िलहाल ये जो है वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो प्रश्न है वो आपके सामने है। ठीक है। भाग 1 और भाग 2 में ज़रूर देखिए। ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है। तब तक वीडियो देखिए और एंजॉय कीजिए, और जो भी चैनल पर नया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। ठीक है।